हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करेंगे कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज द काउंसलिंग प्रोसेस फॉर नीट 2025। आसाम के काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे और ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट होता है, ईडब्ल्यूएस का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है वो क्या रिन्यू करना पड़ता है, गैप सर्टिफिकेट किसे बनाना पड़ता है, पीआरसी सर्टिफिकेट कैसे बनाना पड़ता है, किसे बनाना पड़ता है, क्या पीआरसी जो है या डोमिसाइल जो है वो पेरेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उन सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज काउंसलिंग का प्रोसेस। इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स स्टूडेंट्स आर एडमिटेड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आपके मार्क्स के बेसिस में जब आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है उसे काउंसलिंग बोलते हैं। काउंसलिंग 2 स्टेप से होता है, मतलब 2 अलग अलग बॉडीज के थ्रू होता है, ऑल इंडिया काउंसलिंग एंड स्टेट काउंसलिंग। ऑल इंडिया काउंसलिंग जितने भी कॉलेजेस हैं उनके 15% सीट में काउंसलिंग कराते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल एक स्टेट में 100 सीट है तो उनमें से 15 सीट जो है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होंगे। ऑल इंडिया काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होता है। एमसीसी का मतलब होता है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। और अगर आप स्टेट काउंसलिंग करते हो मतलब किसी भी स्टेट के 100 सीट में से 85 सीट जो है वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होता है। अभी स्टेट काउंसलिंग कौन करता है, रेस्पेक्टिव स्टेट के रेस्पेक्टिव काउंसिल करते हैं। जैसे कि आसाम में डीएमई करता है, दैट इज डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन करता है। ऑल्सो ऑल इंडिया काउंसलिंग में 15% टोटल सीट के अलावा सारे एम्स के सीट और डीम यूनिवर्सिटी के सीट भी फिलअप होते हैं। मैंने 2022 में आसाम काउंसलिंग के मतलब आसाम से स्टेट काउंसलिंग किया था और ऑल इंडिया काउंसलिंग किया था। सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में, पूरे प्रोसेस के बारे में अच्छे से आइडिया है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस एंड व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर काउंसलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु शुड पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग। जिनका मार्क्स सेफ स्कोर है, मतलब जिनकी श्योरिटी है कि उनको सिलेक्शन इस बार होने वाला है, उन्हें काउंसलिंग करना चाहिए। सेकंड, जो बॉर्डर लाइन में है उन्हें काउंसलिंग करना चाहिए। अब बॉर्डर लाइन में है वो कैसे पता चलेगा। फर्स्ट थिंग कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो आप एक बार देख लीजिए। अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है, उससे आइडिया कर लीजिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होना चाहिए। ऑल्सो प्रीवियस ईयर में जो ऑल इंडिया कट ऑफ गया था रैंक वाइज, उसको अपने रैंक के साथ कंपेयर करके आप देख सकते हो कि आप बॉर्डर लाइन में हो या बहुत उसके नीचे हो या उसके ऊपर हो। देन व्हाट इज द फीस। क्या कोई फीस लगता है काउंसलिंग करने के लिए? हाँ, फीस लगता है। अगर आप स्टेट काउंसलिंग करते हो डीएमई के थ्रू तो 1000 रुपीज़ लगता था नीट 2022 में। अभी उतना ही लगता होगा, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, पर 1000 के अराउंड ही था। ऑल इंडिया काउंसलिंग जो एमसीसी के थ्रू होता है वहाँ पे 2 फीस लगता है। एक होता है काउंसलिंग फीस जो 1000 रुपीज़ है, नॉन रिफंडेबल फीस, और एक सिक्योरिटी फीस होता है 10,000 रुपीज़, रिफंडेबल फीस। ये अनरिजर्व के लिए है, ST SC के लिए थोड़ा इससे कम होता है। देन व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोसेस। अगर आपको एमसीसी के थ्रू काउंसलिंग करना है तो www.mcc.nic.in में करना पड़ेगा। और डीएमई के थ्रू, दैट इज योर स्टेट काउंसलिंग, आसाम का स्टेट काउंसलिंग के थ्रू अगर करना है 85% सीट के लिए तो dme.assam.gov.in से करना है। व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोसेस। सबसे पहले ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट होगा राउंड 1। जैसे कि ऑल इंडिया काउंसलिंग राउंड 1 स्टार्ट हुआ, उसके कुछ दिन बाद स्टेट काउंसलिंग राउंड 1 होगा, फिर ऑल इंडिया काउंसलिंग राउंड 2, देन स्टेट काउंसलिंग राउंड 2, देन ऑल इंडिया काउंसलिंग मॉपअप, स्टेट काउंसलिंग मॉपअप, देन ऑल इंडिया काउंसलिंग स्ट्रे वैकेंसी। उसके बाद फॉर एग्जांपल आपने ठान लिया कि मुझे एमसीसी के थ्रू करना है ऑल इंडिया काउंसलिंग या मुझे स्टेट काउंसलिंग करना है डीएमई के थ्रू, किसी के भी थ्रू करना है। प्रोसेस एकदम सिंपल और सेम होता है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जैसे नीट में रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपकी बेसिक डिटेल्स पूछे जाते हैं। वो फिलअप करने के बाद आपको फी पेमेंट करना होता है, डिपेंडिंग ऑन योर स्टेट, कहाँ से आपने काउंसलिंग किया है उसके थ्रू आपको एक फीस पेमेंट करना पड़ता है। वो फी पेमेंट करने के बाद आपके सामने लिस्ट आ जाएगा अबाउट ऑल द मेडिकल कॉलेजेस। अगर आप स्टेट से कर रहे हो तो आपके सारे स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस, आप ऑल इंडिया को से कर रहे हो तो सारे मेडिकल कॉलेजेस के नाम आ जाएंगे। फिर आपको चॉइस फिल करना पड़ेगा, आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि आप नंबर 1 में कौन सा मेडिकल कॉलेज चाहते हो, सेकंड में कौन सा, थर्ड में कौन सा, फोर्थ में कौन सा। फिर काउंसलिंग बॉडी ट्राई करेंगे कि आपके मार्क्स में आपको पहला कॉलेज दे। अगर आपका मार्क्स उससे कम है तो आपको सेकंड कॉलेज के लिए ट्राई करेंगे, फिर थर्ड कॉलेज के लिए ट्राई करेंगे, उस तरह से होगा। देन वो चॉइस लॉक हो जाएगा और उसके बाद अगर आपको सीट मिलता है तो प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। देन अगर आपका नाम आता है तो प्लीज़ आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आपका नाम आता है तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा आपके सिलेक्टेड कॉलेज में। और उसके बाद राउंड 1 होने के बाद जो जो सीट बच जाएंगे वो वेकेंट सीट नेक्स्ट राउंड के लिए काउंसलिंग में चले जाएंगे। देन व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नीट काउंसलिंग। तो यहाँ पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं जो डॉक्यूमेंट्स आपको काउंसलिंग में चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट मिस नहीं हुआ है। ऑल इंडिया में कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो स्टेट में नहीं चाहिए, और स्टेट काउंसलिंग में कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो ऑल इंडिया में नहीं चाहिए, और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो हर जगह चाहिए, चाहे ऑल इंडिया करो या स्टेट काउंसलिंग करो। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सबसे इंपॉर्टेंट है नीट 2025 का एडमिट कार्ड और कन्फर्मेशन पेज। एडमिट कार्ड तो पता ही है, कन्फर्मेशन पेज जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद मिलता है, कन्फर्मेशन पेज एकदम स्टार्टिंग में वो है। देन स्कोर कार्ड, जहाँ पे आपका रिजल्ट आया था उस पेज का एक PDF या प्रिंट आउट आप करा के रख लीजिएगा। देन स्टेट रैंक पेज, ये आपको स्टेट काउंसलिंग के
टाइम पे ज़रूरत पड़ेगा। स्टेट कोटा में जो स्टेट काउंसलिंग होगा वहाँ ज़रूरत होगा। स्टेट रैंक पेज का मतलब होता है जब आसाम का मेरिट लिस्ट निकलेगा, उस मेरिट लिस्ट में आपका जहाँ पे नाम है, जिस पेज में आपका नाम है, उस पेज का एक स्क्रीनशॉट या उस पेज का एक प्रिंट आउट आपको मेरिट लिस्ट से निकाल के रखना पड़ेगा अपने पास। देन क्लास 10 का मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट, क्लास 12 का मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट। अभी अगर आपने CBSE से किया है 10th और 12th, तो आपके पास मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट अलग अलग नहीं होगा, सेम होगा। तो क्लास 10 के लिए भी एक ही सिंगल सर्टिफिकेट होगा, क्लास 12 के लिए भी एक ही सिंगल सर्टिफिकेट होगा। देन ID प्रूफ आपका आधार कार्ड, पान कार्ड, वोटर ID कार्ड, बैंक पासबुक कुछ भी हो सकता है, बट ट्राई करो कि नीट की रजिस्ट्रेशन पे जो आपने ID प्रूफ दिया था वही ID प्रूफ आप यहाँ भी दो। देन कैटेगरी सर्टिफिकेट, अब OBC के लिए आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट रेडी रखिएगा, OBC NCL। देन SC के लिए अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट रेडी रखिएगा, ST हिल्स के लिए और ST प्लेन्स के लिए भी अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट रेडी रखिएगा। देन EWS स्टूडेंट के लिए मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे EWS स्टूडेंट का डाउट होता है कि सर मेरे पास जो EWS का सर्टिफिकेट है वो 2020 का है या 2022 का है या 2023 का है, क्या मैं इसको इस साल 2025 में इस्तेमाल कर सकता हूँ? नहीं कर सकते हो। EWS का सर्टिफिकेट एवरी ईयर रिन्यू करना पड़ता है, और EWS का जो सर्टिफिकेट है वो एक ही साल के लिए वैलिड होता है, 1 एजुकेशनल ईयर के लिए वैलिड होता है, बिकॉज इनकम किसी फैमिली का ज़्यादा या कम हो सकता है। सो अगर आपका EWS सर्टिफिकेट है, इट शुड बी वैलिड फॉर 2025, ठीक है। अगर नहीं है तो प्लीज़ बना लो, टाइम लग जाता है बनाने में, इसलिए बना लो काउंसलिंग के पहले। देन 8 to 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रेडी रखिएगा, और ये जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होता है वो ट्राई करो कि जो नीट का रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने फ़ोटो दिया था उसकी तरह सेम हो। अब अगला जो 9 से लेकर 12 तक का डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स ऑल इंडिया काउंसलिंग में चाहिए, आसाम के स्टेट काउंसलिंग में इनका ज़रूरत नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अलॉटमेंट लेटर, जो आपको MCC के वेबसाइट में मिल जाएगा। आपने काउंसलिंग किया, आपको किसी भी एक कॉलेज में सीट मिल गया, उस कॉलेज से आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा जो आपको MCC के वेबसाइट से मिल जाएगा। ये एक ऑल इंडिया काउंसलिंग का डॉक्यूमेंट है। फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको आपके प्रीवियस स्कूल या यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा। स्टेट काउंसलिंग में इसका कोई भी रोल नहीं है, हो सके तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट निकाल लो, कभी कभार काउंसलिंग में मांगते हैं, बट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑल इंडिया काउंसलिंग में चाहिए होगा। स्टेट काउंसलिंग के लिए आपको निकालना है तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट निकाल सकते हो, हालांकि होता ही है सबके पास, नहीं है तो प्रीवियस स्कूल यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। देन 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर 1 डोमिसाइल या परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट। अगर आप स्टेट काउंसलिंग कर रहे हो तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। क्यों? अगर आप स्टेट काउंसलिंग कर रहे हो, इसका मतलब है कि अगर मैं स्टेट काउंसलिंग कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं आसाम का रेसिडेंट के हिसाब से काउंसलिंग कर रहा हूँ। अगर मैं आसाम का रेसिडेंट हूँ तो उसका प्रूफ चाहिए, और उसका प्रूफ होता है PRC, जिसे परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट। अब PRC जो है, क्या बहुत स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि मैं अपने पेरेंट्स का PRC इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या? पेरेंट्स का PRC यूज़ करके आप अपना PRC बना सकते हो। ये नहीं कि अपना पेरेंट्स का PRC काउंसलिंग में डाल देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। पेरेंट्स का जो PRC होगा उसके हिसाब से आप अपना PRC निकाल सकते हो, ठीक है। अब बहुत लोग को डाउट होता है कि सर एनेक्स्चर में भी, आसाम का बात कर रहा हूँ, अलग ऑल इंडिया कोटा में से, मतलब किसी भी अलग स्टेट में अलग होता है, आसाम में ये होता है कि एनेक्स्चर में एक PRC है और एक अपना PRC है। तो कौन सा एक्चुअल PRC? आपको पहले आपके पेरेंट्स के PRC के थ्रू अपना PRC बनाना पड़ेगा। उस PRC के थ्रू आपको एनेक्स्चर में DC से साइन लेना पड़ेगा, जो 20 ईयर्स आप परमानेंट रेसिडेंट हो उसका जो एक प्रूफ का एक एनेक्स्चर आता है, एनेक्स्चर 1 जो है उसमें साइन लेना पड़ेगा। बट आपको जो मेन PRC है वो तो बनाना ही पड़ेगा, पेरेंट्स के PRC के थ्रू आपको वो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। कैन आई यूज़ पेरेंट्स PRC? नहीं बना सकते हो, पेरेंट्स का PRC इस्तेमाल करके आप अपना PRC बना सकते हो, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट, अब गैप सर्टिफिकेट में क्या होता है कि गैप सर्टिफिकेट सारे ड्रॉपर्स को चाहिए। अब बहुत लोग बोलते हैं कि सर मैंने 12th के बाद BSc कर लिया है, अब मैं नीट में एडमिशन लेना MBBS में एडमिशन लेना चाहता हूँ, क्या मुझे चाहिए गैप सर्टिफिकेट? क्योंकि गैप तो मेरा हुआ नहीं है। बट आपको गैप सर्टिफिकेट चाहिए होगा, क्योंकि अगर आपके क्लास 12 में और नीट के बीच में, MBBS के बीच में अगर गैप है, चाहे उस गैप में आपने BSc किया हो, कोई दूसरी नर्सिंग किया हो, कुछ भी किया हो, अगर गैप है, चाहे आप ड्रॉपर हो, चाहे आप पार्शियल ड्रॉपर हो, बस आपने अगर 12 से ड्रॉप आउट कर लिया है तो आपको गैप सर्टिफिकेट चाहिए होगा। देन एनेक्स्चर्स, ये आसाम के काउंसलिंग में होता है। आसाम के काउंसलिंग में आपको एनेक्स्चर्स चाहिए होता है। DME की वेबसाइट में आपको सारे एनेक्स्चर मिल जाएंगे, 1 2 3 4 करके सारे एनेक्स्चर्स आपको फिलअप करने होते हैं, और एनेक्स्चर्स भी आपको काउंसलिंग के टाइम में अपलोड करने होते हैं। DME की वेबसाइट में आपको ये मिल जाएगा। एनेक्स्चर्स से भी बहुत लोग को बहुत डाउट होता है, जो भी डाउट होता है एनेक्स्चर्स में, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि एनेक्स्चर्स कैसे फिलअप करना है और कैसे जमा करना है। देन ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है, प्लीज़ इन डॉक्यूमेंट्स का जेरोक्स अपने पास रखिएगा, और हो सके तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स का एक
PDF बना के अपने पास से रखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन होता है, इफ़ सिलेक्टेड, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कॉलेज में जमा हो जाएंगे, आपका 10th 12th का सर्टिफिकेट जमा हो जाएगा। इसलिए हो सके तो सारे डॉक्यूमेंट्स का एक PDF बना के अपने पास रख लीजिए। सो इस पेज में आसाम के काउंसलिंग के सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है, एक स्क्रीनशॉट मार लीजिए और कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है प्लीज़ उसको जल्दी से रेडी कर लीजिएगा। जो कॉमन डाउट स्टूडेंट्स का आता है, नंबर 1 इज़ कि हु हैव टू मेक गैप सर्टिफिकेट। कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो पार्शियल ड्रॉपर हो, कंप्लीट ड्रॉपर हो, बस उसने 12th से ड्रॉप आउट किया हुआ होना चाहिए, तो उसको गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। आसाम का काउंसलिंग क्या ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है? सबसे पहले DME की वेबसाइट में ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सेकेंड राउंड में ऑफलाइन वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। सेकेंड राउंड मतलब पहली बार आपको फर्स्ट में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन, और सेकेंड बार आपको ऑफलाइन वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। सो यही है सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात। इसके अलावा कोई दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्लीज़ आप जल्दी से निकाल लीजिए। और एनेक्स्चर की अगर आप बात करें, अगर आपको एनेक्स्चर के बारे में पता है तो एनेक्स्चर्स को फिलअप करना शुरू कर दो। अगर नहीं पता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे एनेक्स्चर्स आसाम की काउंसलिंग के लिए मैं बताऊंगा कि किस तरह से एनेक्स्चर्स फिलअप करने हैं और क्या करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड डाउट है तो प्लीज़ मुझे पूछो, मार्क्स रिलेटेड डाउट है तो प्लीज़ मुझे पूछो, इंस्टाग्राम में मुझे DM कर सकते हो। थैंक यू।